आजकल का सबसे हॉट टॉपिक कि वैद्य लोग जो है वो गलत करते हैं, उसे समझ नहीं है, पेशेंट का ठीक से एनालिसिस नहीं करते हैं या तो अपने फ़ायदे के हिसाब से दवाइयाँ बनाते हैं और बेचते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है और ये बात है, ये हम बिना प्रमाण या तो बिना मापदंड के कैसे बोल सकते हैं। कोई भी इंसान जो है वो वही चीज़ को समझ सकता है जिसके बारे में वो जानता हो। तो एक वैद्य है, उसे सिर्फ और सिर्फ दूसरा वैद्य ही समझ सकता है, शायद और कोई नहीं समझ सकते। ना तो पेशेंट समझ सकते हैं, ना तो मीडिया समझ सकता है, ना तो सामान्य लोग समझ सकते हैं। चलिए, आज मैंने ये बात क्यों की, इसके बारे में ये जो वीडियो है इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मुकुंदा आयुर्वेद में आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर रूपा रावल, आयुर्वेदाचार्य, आयुर्वेद न्यूट्रिशनिस्ट। आज का जो टॉपिक है वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी है और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि शायद ऐसी है जो मैंने अपने मन से कही है, ऐसा मैं बोल सकती हूँ, या तो मैं जो बोल रही हूँ वो मेरी समझ है। इससे हर कोई सहमत हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्षमा याचना करती हूँ। आप अपनी समझ के हिसाब से ये विषय को ले सकते हैं। आयुर्वेद जो डॉक्टर है उसकी प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, उसे कौन सी दवाइयाँ देनी चाहिए, दवाइयाँ कैसी देनी चाहिए, क्या उसे दवाई खुद बना के देनी चाहिए, पंचकर्मा कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सारी जो बातें हैं वो कंट्रोवर्शियल हमेशा से रही है। पर इसे हम कभी भी असत्य नहीं कह सकते, क्योंकि आयुर्वेद जो है उसे मैं एक मेडिसिनल जो ब्रांच है ऐसा बोलने की जगह पे मेरा स्टडी के हिसाब से मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये एक सिद्ध पंथ है। जैसे कि बहुत सारे धर्म है जो कि हमें मोक्ष की ओर ले जाते हैं, वैसे ही आयुर्वेद जो है वो हमें सिद्धि देता है। संपूर्ण आयुर्वेद जो है उसके लिए हमारे परम गुरु, जो कि मेरे गुरुजी श्री परमहंस योगानंद जी के गुरुजी जो थे, उसके गुरु थे श्री लाहिरी महाशय, जो कि बनारस में हो गए। उन्होंने चरक पे एक छोटी सी टीका लिखी है या तो वर्णन किया है, जिसमें शारीर शास्त्र जो है, हमारा शारीर तंत्र है, वो उसका मेन सब्जेक्ट रहा है। कहते थे कि बाबा ने बहुत सारे लोगों का असाध्य रोग था वो दूर किया। हमारे जो प्रिय जो बुक है एवाई ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, इसमें ये भी वर्णन आता है कि बाबा ने किसी का ब्लाइंडनेस जो है उसे भी ठीक किया, मरे हुए इंसान को भी खड़ा किया। ये 18th सेंचुरी की बातें हैं और श्री लाहिरी महाशय एक सिद्ध संत थे। मेन बात पे आते हैं कि हम जो वैद्य गण है आजकल, हम जो है वो गुरु परंपरा से नहीं पढ़े हैं। हमने अपनी पढ़ाई जो है वो यूनिवर्सिटी से की है। उसी के साथ साथ बहुत सारे वैद्यगण ऐसे हैं कि ये चॉइस से ये ब्रांच में नहीं आए हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि पढ़ाई जो है वो और कैरियर जो है वो एक दूसरे के पैरेलल में चलता है। ऐसे में
बहुत सारी कंपटीशन है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उसी के बेस पे और हमारे रिज़ल्ट के बेस पे हम ब्रांचेस को चूज़ करते हैं और एडमिशन लेते हैं। जब भी कोई बच्चा कॉलेज में जाता है तो उसका ध्येय ये रहता है कि वो बहुत अच्छी पढ़ाई करे, उसके साथ साथ दिमाग में एक बात हमेशा चलती है कि पढ़ाई ख़त्म होने के बाद वो इनफ जो है वो पैसा कमा पाए, ताकि उसके आगे का जीवन जो है वो काफ़ी अच्छे से बीत पाए। ऐसे में मेडिकल की जो पढ़ाई है वो काफ़ी महंगी है। उसी के साथ साथ आयुर्वेद स्टूडेंट्स है, उसे इनफ सपोर्ट नहीं मिलता है। तो जब भी ऐसे स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ाई के बाद आउट होते हैं तो वो काफ़ी निराश और हताश होते हैं, क्योंकि वो इतना इनफ नहीं कमा पाते हैं जितना कि ये लोगों ने मेहनत किया होता है। तो यहीं से सारा खेल शुरू होता है। चलो पैसे की बात को हम साइड में रखते हैं। बहुत सारे हमारे रिनोड वैद्य है या तो वृद्ध वैद्य है, उनकी थियरी अलग थी। पहले वैद्यों को राज्य का आश्रय मिलता था और वैद्य गण जो है वो समाज में एक सम्मानीय स्थान रखते थे। आजकल जो है वो डॉक्टर्स की पहचान उस पे होती है कि उसके क्लिनिक पे कितने ज़्यादा भीड़ है, उसका घर जो है वो कितना बड़ा है, उसके पास गाड़ी जो है वो कितनी महंगी है। ऐसे में बच्चों का निराश और हताश होना काफ़ी स्वाभाविक रहता है। आगे जाके कैसे पैसा कमाना, कैसे बहुत ज़्यादा भीड़ को इकट्ठी करना, ये धीरे धीरे उनका लक्ष्य बन जाता है। ये बात को भी एक और करें तो आयुर्वेद जो है वो सारे रोगों को मिटाता है, ये बात बिल्कुल सच नहीं है। आयुर्वेद में भी साध्य, असाध्य और याप्य ऐसे अलग अलग कैटेगरी में रोगों को डाला गया है। कुछ रोगों को कृच्छ साध्य बोला है, मतलब कि मुश्किल से ठीक होने वाले। कुछ रोग जो होते हैं वो हमारे साथ साथ चलते हैं, चिता में हमारे साथ ही चल के भस्म होते हैं। कुछ रोग ऐसे हैं जिसकी वजह से हमारा मृत्यु हो जाता है। ये सभी बातें जो है वो आयुर्वेद में बहुत अच्छे से वर्णित है। उसी के साथ साथ आयुर्वेद जो है उसमें बोला गया है कि फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो देव व्यपाश्रय है। उसके बाद जो है वो सेकंड नंबर पे आता है सत्वावजय और तीसरे नंबर पे आता है युक्ति व्यपाश्रय। तो आजकल के जो हम वैद्य हैं वो यही कैटेगरी में फॉल करते हैं, युक्ति व्यपाश्रय। हम अपने दिमाग के हिसाब से द्रव्य देते हैं, यानी कि मेडिसिन्स देते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। देव व्यपाश्रय, देव की वजह से जन्मों जन्म के पाप कर्म या तो फिर हमारे कर्मों की वजह से हमें जो जो तकलीफ होती है उसके लिए यज्ञ, जप, तप, ध्यान, यात्रा, माणिक्य और स्टोन्स जैसे धारण करना, दान देना, ये सारी बातें या तो धर्म, इसके बारे में ना तो हम अपने पेशेंट को पूछ सकते हैं ना तो हम उसकी एडवाइस कर सकते हैं। वैसे ही सत्वावजयी चिकित्सा, जिसमें कि मेंटल इम्यूनिटी और फिजिकल इम्यूनिटी की बात होती है, इसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत लंबा काउंसलिंग करना पड़ता है, जो कि आजकल के पेशेंट्स को पसंद नहीं है। पहले के ज़माने में जब भी पेशेंट आता था तो वैद्य उसके जीवन के बारे में हर चीज़ अच्छे से जानता था। जो आज के
युग में संभव ही नहीं है। हम ना तो किसी को उसकी पर्सनल बातें पूछ सकते हैं, सोशल स्टेटस के बारे में हम न ज़्यादा जान सकते हैं, न तो हम उसकी आदतें या तो डाइट के बारे में संपूर्ण माहिती ले सकते हैं। ऐसे में कोई वैद्य प्रैक्टिस करता है तो वो 30% नॉलेज का यूज़ करके ही अपनी प्रैक्टिस करता है। यही 30% में जब भी हम पेशेंट को कंसल्ट करते हैं तो वहाँ तो हमारी होशियारी या तो बुद्धि काम पे आ सकती है। 30 का 50%, बाकी का 50% जो कि मेडिसिन्स है, उस पर आजकल के वैद्यगण का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि एज पर एथिक्स हम मेडिसिन्स बहुत कम मात्रा में बना सकते हैं, अपने पेशेंट्स के लिए बना सकते हैं, उसका मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। जब भी हम मार्केट से द्रव्य या तो मेडिसिन्स खरीदते हैं तो उसकी गुणवत्ता, शुद्धता और उसको बनाने की प्रोसेस, उसके बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, मुश्किल होता है। ऐसे में वैद्य जो गण है उसमें ये एक थोड़ा सा सोच आता है कि अगर तो हम अपनी मेडिसिन खुद ही बना ले तो हम थोड़ा ज़्यादा रिजल्ट दे सकते हैं, पर हम थोड़ी मात्रा में तो मेडिसिन्स बना सकते हैं। ज़्यादा मेडिसिन्स बनाने के लिए हम ना तो खुद ध्यान रख सकते हैं, इतनी स्पेस, मशीनरीज या तो मैन पावर इकट्ठा करना मुश्किल है। उसी के साथ साथ बहुत सारी मेडिसिन्स जो है उसका रॉ मटेरियल खरीदना, उसकी गुणवत्ता के बारे में जानना, ये भी काफ़ी मुश्किल है। ऐसे में आजकल जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि क्या वैद्य अपनी मेडिसिन बना सकता है, तो मेरा दिमाग ये कहता है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप छोटी मोटी चीज़ों को तो बना सकते हो, पर बहुत सारी मेडिसिन्स को खुद नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते और उसे मार्केट में तो बिल्कुल ही नहीं रख सकते। हाँ जी, इससे आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट हो सकता है, पर बहुत ज़रूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना। तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर ये कहता है कि हम आयुर्वेद में जो चीज़ों को यूज़ करते हैं एज अ वैद्य, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो 3 कैटेगरी में आती है। तो अगर तो आपको लाइसेंस लेना है तो आपके लिए ज़रूरी है कि ये तीनों लाइसेंस आपके पास होने चाहिए, तभी जाके आप उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो। इसमें जो हम एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, जिसमें कि 2 तरीके का होता है, एक तो मेडिसिन के तौर पे हो सकता है, दूसरा कॉस्मेटिक के तौर पे हो सकता है। हमारे इंडिया में मेडिसिन के लिए अलग लाइसेंस है और कॉस्मेटिक के लिए अलग लाइसेंस है, तो ये दोनों का होना उतना ही ज़रूरी है। उसी के साथ साथ अगर तो कोई ये कहे कि लेह और च्यवनप्राश जैसी चीज़ें जो है वो डाइट के अंदर या तो न्यूट्रिशन के अंदर फॉल होती है, ऐसे में भी आयुष के अंतर्गत हमारे पास फूड एंड न्यूट्रिशन का लाइसेंस जरूर से होना चाहिए। उसकी गाइडलाइन के हिसाब से हमारी मशीनरीज होनी चाहिए और हमारे पास जगह होनी चाहिए। अगर तो हम ये सारी टेस्ट या तो रिक्वायरमेंट को पूरी करते हैं, उसके बाद भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास एक मार्केटिंग का लाइसेंस होना चाहिए। हमारी सारी दवाई जो है उसके लिए फूड एंड ड्रग में इसका चेकिंग होना चाहिए, उसकी क्वालिटी का कंट्रोल होना चाहिए और उसके लिए
क्वालिटी सर्टिफिकेट भी हमारे पास होना चाहिए। ऐसे में अगर तो हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि क्योंकि हमने द्रव्य गुण सीखा है या तो हमें कॉलेज में सिखाया गया है कि कौन सी दवाई कैसे बनती है तो हम उसे बना सकते हैं क्लिनिक में। जी नहीं, आप अपने घर में छोटी मोटी चीज़ें तो बना सकते हैं पर बहुत सारी दवाइयाँ नहीं बना सकते। वैद्यगण जो है वो ये भी सोचता है, जो कि बिल्कुल सच है, जिसका उदाहरण मैं एक एग्जाम्पल दूंगी या तो सामान्य बात करूंगी कि आप चाय की पत्ती, चीनी, दूध और पानी, उसी के साथ पतीली और अग्नि का सोर्स देके 4 लोगों को अलग अलग जगह पे चाय बनवाएंगे तो चारों की चाय का टेस्ट अलग ही होगा। अगर तो आप सेम क्वांटिटी की चीज़ें देंगे फिर भी टेस्ट अलग होगा, क्योंकि अग्नि का संयोग कैसे किया, कितना किया, वो भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। द्रव्य का कम ज़्यादा होना या तो रेशियो प्रॉपर ना होना, ये भी क्वालिटी का बहुत अच्छा मापदंड है। उसी के साथ साथ बनाने वाले की सोच और उसकी युक्ति माने की ट्रिक, ये भी दवाई हो या खाना हो उसको पकाने के काम आती है। बहुत पहले एक ये बात हुई थी जो अभी भी होती है कि आयुर्वेदिक दवाई से किडनी फेल होती है। ऐसे में मुझे याद आती है अबरक भस्म। क्लियर लिखा गया है कि अगर तो उसे सही मायने में या तो सही तरीके से न पकाया जाए तो ये हमारे किडनी के फिल्टर से पास नहीं होती है, ब्लॉकेज करती है और हमारी किडनी के जो कार्य क्षमता है उसे अफेक्ट करती है। तो यहाँ पे वही बात आई कि हम कभी नहीं जान पाते हैं कि जो दवाई कंपनियां हैं उसने ये जो दवाई है जिसमें कि अबरक भस्म पड़ती है उसे कितना पकाया है, कैसे पकाया है, उसका मापदंड क्या है। ऐसे में हमारे बहुत सारे वैद्य मित्रों ने आयुर्वेद की एक बहुत सुंदर सी शाखा जो कि रस तंत्र है, जिसका प्रणेता जो है वो नागार्जुन है, सिद्ध तंत्र है, उसकी प्रैक्टिस करना धीरे धीरे बंद कर दिया या तो कम कर दिया। अभी जो है वो रस औषधि बहुत कम जो फार्मेसीज है वो बनाती है। बहुत सारे वैद्य जो है वो उनकी गुणवत्ता पे ट्रस्ट कम करते हैं और ऐसे में धीरे धीरे ये प्रैक्टिस कम होती चली गई। तो ये सारी ऐसी मायाजाल है जो कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। हमारे यंग वैद्य जो कि निराश है, हताश है, पैसा कमाना मुश्किल है, रिजल्ट देना और भी मुश्किल है, ऐसे में करे तो क्या करें? ये एक सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसका आंसर शायद किसी के पास नहीं है। या तो हर कोई अपना काम सही तरीके से करे, चाहे वो जंगल से जड़ी बूटी लाने वाले हो या उसे मैन्युफैक्चर करने वाले हो, उसका मार्केटिंग करने वाले हो। वैद्य तो बहुत लास्ट में आता है। जब ऐसा नहीं होता है तो वैद्यगण सोचता है कि क्यों ना मैं अपनी मेडिसिन खुद ही बना लूँ। यहीं पे हमारा लॉ एंड ऑर्डर इसे गलत कहता है। तो ये जो भी है आयुर्वेद प्रैक्टिस की एक मर्यादा है जिसे कि हम कभी भी उल्लंघन नहीं कर सकते। हम वैद्यगण जो कि सोशल मीडिया पे है या तो यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, उसे भी ये चीज़ें ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
हमें बहुत लोग कमेंट करके पूछते हैं कि हमें ऐसी ऐसी तकलीफ़ है, उसकी कौन सी दवाई लें। यहाँ पे हमारी मर्यादा आती है कि हम बिल्कुल ऐसे ही कोई दवाई का नाम नहीं ले सकते। उसके लिए पेशेंट को देखना, उसकी प्रकृति का एनालिसिस करना, और हम जो उसे दवाई देते हैं या तो जो फार्मेसी की दवाई देते हैं उसकी गुणवत्ता जो है, क्वालिटी है, उसका हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चाहे हम कितने भी सच्चे हो, हम लो और ऑर्डर को क्रॉस नहीं कर सकते। हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कभी भी नहीं कर सकते, और हमारी मर्यादा यही है। तो ये जो कंट्रोवर्सी है कि वैद्य लोग जो है वो होशियार नहीं है, या तो वो सही तरीके से पेशेंट का एनालिसिस नहीं कर सकते, दवाई सही से नहीं देते हैं, रिजल्ट सही नहीं मिलता है, ये बातें बिल्कुल ही सच नहीं है। किसी ने भी कितना अच्छा ही आयुर्वेद क्यों न पढ़ा हो, उसके लिए आयुर्वेद प्रैक्टिस करना एलोपैथी प्रैक्टिशनर से बहुत ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि जितनी गुणवत्ता की दवाइयाँ जो है, या तो हमारा जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एलोपैथी दवाई की क्वालिटी का जो मापदंड रखते हैं, वैसा मापदंड आयुर्वेद की दवाइयों में नहीं होता है, या तो नहीं रख सकते हैं। तो उसमें कोई एक वैद्य को बुरा भला कहना या तो उसकी आलोचना करना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। मेरे हिसाब से ऐसी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हर किसी के शरीर की भी मर्यादा होती है, प्रकृति अलग होती है, माहौल अलग होता है। उसी के साथ साथ आयुर्वेद में काल के हिसाब से, वय के हिसाब से दवाइयाँ दी जाती है, एरिया के हिसाब से प्रकृति बदलती है, द्रव्य में जो वीर्य है या तो पोटेंसी है वो भी बदलती है। तो हम कोई एक चीज़ को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। कभी भी किसी की आलोचना करना काफ़ी सरल है, पर इसकी मर्यादाओं को समझना काफ़ी मुश्किल है। तो आशा रखती हूँ कि आप सब मेरी बातों को समझ पाए होंगे और कोई भी वैद्यगण को बहुत ही इजीली उसकी आलोचना नहीं करेंगे, या तो किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे। ऐसी में आप सबसे नम्र विनती करती हूँ।